हेलो एवरीवन, मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग कवर कर रहे थे घटना चक्र 2023 का लेटेस्ट एडिशन, और जिसमें हम लोगों ने शुरू किया था इंडियन ज्योग्राफी को, और इसमें लगभग 11 से 12 क्लासेस हो चुकी थी। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों पठार। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय के। आज हम इसकी क्लास को शुरू करते हैं पठार को। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से, अगर चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे इसी तरीके की अपडेट्स आप लोगों को पता रहेगी। और जितनी भी क्लासेस लेटेस्ट आएंगी आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन उसकी मिल जाएगी। और इसकी पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर दिया है, जहां पर आप मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं, वहां से सारे प्रोसेस को फॉलो करके। तो चलिए अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक है पठार, और टेलीग्राम चैनल का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, वहां से आप जुड़ सकते हैं, वहां अपनी सारी क्वेरीज पूछ सकते हैं, वहां पे डिस्कस भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पठार के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने हिमालय के बारे में पूरी चर्चा कर ली थी। उत्तर भारत के जितने भी पर्वतीय क्षेत्र थे, हिमालयी क्षेत्र थे, उन पे पूरा विस्तार से चर्चा किया गया है। अगर अभी तक आप लोगों ने क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारी क्लासेज इसकी मिल जाएंगी। साथ ही साथ साइंस की भी घटना चक्र को शुरू कर दिया गया है। और करंट अफेयर्स में विजन आईएएस की मैगजीन को हम लोग मंथली कवर कर रहे हैं। मई की हो चुकी है, जून की भी चल रही है, फिर हम लोग जुलाई की भी शुरू कर देंगे। तो चलिए पढ़ते हैं टॉपिक को। प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। कब हुई थी? लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व। कार्बोनीफेरस युग के पहले यह गोंडवाना लैंड का एक भाग था। तो मतलब क्या हुआ कि गोंडवाना लैंड जो है कि कार्बोनीफेरस के युग के पहले यह गोंडवाना लैंड का एक भाग हुआ करता था, जो दक्षिण भारत की चट्टान थी। और कार्बोनीफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। कब हुआ कोयले का निर्माण? अगर आप देखेंगे कार्बोनीफेरस युग में दामोदर नदी के आसपास, सोन नदी और महानदी जो गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। जबकि क्रिटेशियस युग में जब अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन के ट्रैप का निर्माण हुआ, यानी जो दक्षिण भारत का पठार था, पठारी क्षेत्र, उसका निर्माण होता है। हम इसको इमेज के साथ साथ मैप में भी देखेंगे ताकि आप समझ पाएंगे कि दक्कन का ट्रैप कौन सी चीज़ों की बात हम कर रहे हैं। इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सैलों का निर्माण हुआ। अब आइए पहले हम समझते हैं दक्कन का पठार, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज रहेंगे। जो स्पेशली बिगिनर लोग हैं उनको यही नहीं पता चलेगा कि हम भारत के किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत के मैप में कि इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने ये सारा का सारा पर्वतीय क्षेत्र ऊपर नॉर्थ इंडिया का पढ़ लिया था। और अब हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर देखिए छोटा सा लिखा हुआ है डिकैन प्लेट्यू, यानी कि दक्षिण का पठार, जिसकी सामान्यतः हम विस्तार की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। आप इसके विस्तार को अगर देखना चाहेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नर्मदा नदी है और ये तापी नदी है, यहाँ पे सतपुड़ा रेंज है। तो इसी के नीचे से आपका लगभग ये वाला जो एरिया होता है, जो मैं रेड कलर से कर रहा हूँ या ब्लू कलर से भी मैं इसको ओवरलैप करता हूँ, ये देखेंगे आप ब्लू कलर वाला भी, ये सारा का सारा आपका दक्षिण पठारी क्षेत्र कहलाता है, यानी दक्षिण का भाग कहलाता है। और इसमें कौन कौन से मुख्यतः राज्य आते हैं, जैसे यहाँ पे आपका महाराष्ट्र आ जाएगा, यहाँ आपका गोवा आएगा, यहाँ आपका कर्नाटक आ जाएगा, यहाँ पे केरल, यहाँ तमिलनाडु, यहाँ पे आंध्र प्रदेश, फिर इसके ऊपर आप आएंगे उड़ीसा आ जाएगा, अंदर आप देखेंगे तेलंगाना आ जाएगा, यहाँ पे छत्तीसगढ़, यहाँ एमपी। ये मुख्य रूप से इतने सारे राज्य जो हैं आपके, यही पूरे के पूरे क्या होंगे? पठारी क्षेत्र में कहलाएंगे। और इसी का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि दक्कन के ट्रैप पर यानी दक्कन के पठार पे बेसाल्ट निर्मित लावा सैलों का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे जो ये लावा का उद्गार हुआ है, ये हल्के येलो कलर में आप देख पा रहे होंगे, यही जो है कि लावा का उद्गार किस मतलब उसमें हुआ, बेसाल्टिक चट्टान के रूप में निर्माण होता है, और इसी की वजह से यहाँ पे पठारों का निर्माण हुआ है। आगे देखते हैं इसके बारे में, अब हम डिटेल से समझते हैं और इसके बारे में। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम भारत के किस हिस्से की बात कर रहे हैं। तो दक्कन के पठार का निर्माण स्पेशली बेसाल्ट निर्मित लावा सैलों के निर्माण से हुआ है, और दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में प्रारंभ हुआ। ध्यान देने वाली बात है कि अभी हमने पढ़ा कि पूरा का पूरा भारत का हिस्सा क्रिटेशियस युग या यूं कहें कि कार्बोनीफेरस युग से पहले आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन आगे चल के क्रिटेशियस काल में जिस समय आपको देखने को मिलेगा महान हिमालय या ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति के रूप में, उसी के अंतिम चरण में दक्कन ट्रैप का निर्माण होता है। प्रायद्वीपीय पठार में चौड़ी छिछली घाटियां और गोलाकार पहाड़ियां देखने को मिलती है। चौड़ी का मतलब क्या होता है? बहुत चौड़ी होती है लेकिन गहरी नहीं होती है, छिछली होती है, मतलब कम गहराई होती है, 100 मतलब 10-15 मीटर की होती है। जबकि पर्वतों में आप देखेंगे, हिमालय में आप देखेंगे तो 100-100 फीट की गहराइयां देखने को मिलती हैं।
और इस पठार के मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक मध्य उच्च भूमि का भाग और एक दक्कन का पठार। तो मध्य उच्च भूमि में स्पेशली दोस्तों आपके एमपी और छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र आते हैं मुख्य रूप से, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र का भी क्षेत्र आएगा, लेकिन मुख्यतः फिर दक्षिण पठार आते हैं यानी दक्कन के पठार के रूप में। नर्मदा नदी के ऊपर में स्थित मालवा के पठार के अधिकतर भागों को मध्य भूमि के नाम से जाना जाता है। अब देखिए नर्मदा नदी के ऊपर आपको राजस्थान भी थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, गुजरात भी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सभी के सभी मालवा के पठार के रूप में देखने को मिलेंगे, जो मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाएगा। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी होती है परंतु पूर्व में संकीर्ण यानी कि पतली हो जाती है, और मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को ही स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जब हम एमपी के यूपी से सीमा साझा करने वाले क्षेत्र जिसमें झांसी होता है, जालौन होता है, ललितपुर होता है, महोबा, बांदा यानी बुंदेलखंड वाले क्षेत्र देखेंगे, और बघेलखंड जिसमें आपका स्पेशली मिर्जापुर आएगा, इलाहाबाद आ जाएगा, चंदौली आ जाएगा, इन सभी क्षेत्रों के पास जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इनका पठारी क्षेत्र पतला देखने को मिलेगा। दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार मध्य उच्च भूमि का ही भाग है। किसका भाग है? मध्य उच्च भूमि का। यहाँ पे पढ़ने के साथ हम लोग इसको मैप में भी अभी एनालिसिस करेंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए। अब छोटा नागपुर पठार में कौन से क्षेत्र आते हैं, जैसे कि इसका विस्तार मुख्यतः झारखंड के रांची, हजारीबाग, संथाल परगना, पलामू, धनबाद, सिंहभूम जिले, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में आता है। इसी पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम भी मिलता है, जो कि मध्य पश्चिमी भाग पर पाट भूमि स्थित है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। कितनी मिलती है? 1100 मीटर। और इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। तो छोटा नागपुर पठार में ढाल जो है तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह एक अग्रगंभीर है। और मध्य उच्च भूमि क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंधु, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। किधर बहती हैं? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। इस प्रकार ये नदियां इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। तो अब आइए अब हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं मैप से। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो अभी तक आपने पढ़ा कि ये वाला जो क्षेत्र होता है, ये जो ब्लू कलर से मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको यूपी का भी रीजन देखने को मिलेगा। ये आपका उच्च भूमि का रेंज आ जाएगा यहाँ पे, उच्च भूमि का। और अगर हम बात करेंगे मध्य उच्च भूमि में, तो झारखंड का ये जो क्षेत्र होता है, जिसमें अभी आपने हजारीबाग को पढ़ा, संथाल को पढ़ा, पलामू को, फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे पश्चिम बंगाल के रीजन को भी आप कवर करते हुए चलेंगे। और यहाँ पर जो सामान्यतः नदियों का जो बहाव होता है, चंबल, सिंधु, बेतवा, केन, और जो आप देखते हैं तो ये दक्षिण पश्चिम यानी कि दक्षिण पश्चिम का मतलब है ये वाला हिस्सा, और उत्तर पूर्व की ओर बहती है। किधर की ओर बहती है? इधर की ओर बहती है। इसीलिए इसके एक प्रमाण के तौर पे अगर आप देखेंगे तो यमुना रिवर जो दिख रही है, इसमें आपको यहाँ से नदी निकलते हुए यमुना रिवर में मिलेगी। यहीं पे आपको बेतवा, केन, सिंध, ये सभी नदी देखने को मिलती है, जबकि इनका ढाल होना चाहिए था इधर साइड में, लेकिन इनका ढाल उत्तर पूर्व साइड में है। इसका मतलब है कि ये मध्य उच्च भूमि हो गई, ऊपर की ओर उठी हुई, और जबकि पूर्वी हिस्से की भूमि क्या हो गई? संकीर्ण यानी पतली और ढालदार हो गई, यानी इधर की ओर ढाल बन गया है। तो इसीलिए नदियों का भाव हमेशा ढाल की तरफ होता है। और अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे मालवा का पठार लगभग 530 किलोमीटर लंबा और 390 किलोमीटर चौड़े के साथ प्रायद्वीप के लगभग 15 लाख, ठीक है, 1.5 लाख हो जाएगा, ये 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे विस्तृत है। और इसकी उत्तरी सीमा अरावली और दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी तथा पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। तो आइए अब हम मालवा के पठार को भी देखते हैं मैप में। अब यहाँ पर अभी आपने पढ़ा मेरे प्यारे दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, आपने पढ़ा उत्तरी सीमा जो है कि अरावली। तो उत्तरी सीमा जो अरावली की है वो कहाँ जाती है? वो दिल्ली के पास आती है, उत्तरी सीमा दिल्ली हरियाणा। दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी यानी ये रही आपकी विंध्यन रेंज, और पूर्वी सीमा आपकी बुंदेलखंड जो कि मान लीजिए यहाँ पे है। तो अब मैं अगर दूसरे कलर से, रेड कलर से अगर मैं दिखाना चाहूँ कुछ इस तरीके के एरिए को, मालवा का पठार का विस्तार कुछ इस तरीके के एरिए से देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब है नीचे तो विंध्यन पर्वत से अलग होता है, पूरब में यूपी की बुंदेलखंड पहाड़ी से, और उत्तर में आपको अरावली पर्वत श्रृंखला से अलग होने को मिलती है देखने को। तो इस तरीके से मालवा का पठार काफ़ी लंबा चौड़ा विस्तृत पठार है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा मैप में। अगर आप देखेंगे तो आप देखिए, ये रहा छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड के रीजन में आता है, और ये मालवा का पठार। मैंने अभी आपको यही तो दिखाया कि यहाँ पे आपको बुंदेलखंड की रेंज मिलेगी,
यहाँ आपको ऊपर अरावली की मिलेगी और दक्षिण में यहाँ पे आपको विंध्यन मिलेगा। तो कभी कभी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि मालवा का पठार किन पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो आप कहोगे पूरब साइड में बुंदेलखंड से, उत्तर साइड में अरावली से और दक्षिण साइड में विंध्यन से घिरा होता है। तो आपने छोटा नागपुर पठार और मालवा को पढ़ लिया। अब बात हम करेंगे यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं, जिसमें महाराष्ट्र का पठार आता है, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार, दंडकारण्य क्षेत्र जो कि ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की सीमा पे होता है, दक्कन के पठार, इसी को हम पूरी तरीके से कहते हैं। तो इसमें 6 से 7 स्टेट कवर किए जाते हैं दक्कन के पठार में। अब आगे देखते हैं, दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। कैसा भूभाग है दोस्तों? त्रिभुजाकार है, जो नर्मदा नदी के दक्षिण, ध्यान देने वाली बात है, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है और इसके उत्तर में चौड़े आधार पर सतपुड़ा की एक श्रृंखला भी देखने को मिलती है, जबकि महादेव, कैमूर, मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार को प्रदर्शित करती है। अर्थात ये जो आपने अभी इस तरीके का जो डायग्राम देखा, तो यहाँ पे आपको सतपुड़ा की रेंज मिलेगी, इसी पे महादेव, कैमूर, मैकाल, ये पर्वत श्रृंखलाएं भी इसी पर देखने को मिलेंगी। वहीं दक्कन ट्रैप में काली मृदा पाई जाती है, जिसका निर्माण बेसाल्टिक लावा के अपक्षय या अपर्दन के फलस्वरूप हुआ है, और अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है, यानी राजस्थान और गुजरात होते हुए दिल्ली, हरियाणा की ओर जाती हैं, जो कि प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। और ये एक बहुत ही खंडित और अपर्दित पहाड़ियाँ हैं। प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी पाया जाता है, जिसे स्थानीय रूप में मेघालय का पठार कहा जाता है। तो इसको जरूर समझिएगा आप लोग। यहाँ आप देख पाएंगे गारो, खासी, जयंतिया, ये जो मेघालय के पठार का हिस्सा है, ये छोटा नागपुर से मालदा गैप द्वारा ही अलग हुआ है, क्योंकि छोटा नागपुर पठार भी किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का। और ये समय के साथ क्या हुआ, एक यहाँ पे मालदा गैप जो कि पश्चिम बंगाल में एक जगह है, वहाँ से ये अलग हो गया, जिसकी वजह से मेघालय का पठार क्या होगा, इसका सुदूर पूर्वी हिस्सा हो गया। कैसा हिस्सा हो गया? सुदूर पूर्वी हिस्सा, क्योंकि इसका पूरा विस्तार ही यहाँ तक था, लेकिन ये मालदा गैप की वजह से अलग हो गया आपका मेघालय का पठार। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। और अगर हम बात करते हैं तो ये प्रायद्वीपीय पठार का ही एक उत्तर पूर्व में पाया जाता है। इसे स्थानीय रूप में मेघालय का पठार, कार्बी एंगलोंग का पठार और उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये अलग अलग नाम आपसे पूछे जाते हैं प्रश्न में। यह भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा अलग हो गया। भ्रंशन का मतलब क्या होता है कि एक पर्वत श्रृंखला के बीच में जब टूट पड़ जाती है, मतलब कि दरारें पड़ती हैं, चटकन हो जाती है, दो पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में वो अलग अलग हो जाते हैं, तो उनके बीच में एक गैप हो गया, जिसे हमने मालदा गैप कहा। मालदा गैप पश्चिम बंगाल, मेघालय व कार्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करते हैं। और छोटा नागपुर पठार, मैंने अभी आपको बताया कि ये दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। मेघालय पठार में 3 पहाड़ियाँ आती हैं, गारो, खासी, जयंतिया। भुवन पहाड़ियाँ मिजो हिल्स का ही भाग मानी जाती हैं। और दंडकारण्य क्षेत्र मुख्यतः ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र में विस्तृत है। लेकिन महाराष्ट्र यहाँ पे इसका सही जवाब नहीं होना चाहिए, क्योंकि दंडकारण्य क्षेत्र मुख्य रूप से पूर्वी तट पर विस्तृत होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ओडिशा को देख सकते हो, इधर से, इधर छत्तीसगढ़ आपको देखने को मिलेगा, इधर आंध्र प्रदेश और इधर तेलंगाना। इसमें महाराष्ट्र का विस्तार जो है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी किसी किसी बुक में आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन मुख्यतः इसमें 4 राज्यों का ही विस्तार देखने को मिलेगा। आगे देखेंगे, अगर ऐसा कोई प्रश्न होगा कि आयोग ने उसका आंसर क्या माना है, तो उसके आधार पर हम निर्धारित करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग अपने प्रश्न से। पहला प्रश्न है उत्तराखंड पीसीएस 2022 प्रीलिम्स का। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सैलो का निर्माण हुआ है, किस युग में हुआ है मेरे दोस्तों? तो मैंने आपको बताया था क्रिटेशियस युग के अंतिम चरणों में हुआ है। कौन से चरणों में हुआ है? अंतिम चरणों में, जब इसकी समाप्ति हो रही थी। तो ए ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। और इसकी हम व्याख्या अभी हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे, जिससे आपको ये चीज़ें और भी तैयार हो जाएंगी रिविजन करके। कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ, जबकि क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। और इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सैलो का निर्माण हुआ। और दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में प्रारंभ हुआ। कब हुआ? अंतिम चरण में। अब हम आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, मेघालय का पठार भाग है, किसका पठार का भाग है? हिमालय श्रेणी का, गलत। पूर्वी घाट का, गलत। प्रायद्वीपीय खंड का है, बिल्कुल सही बात है। और इसको कार्बी एंगलोंग का पठार भी कहा जाता है यहाँ पर। और यह भ्रंशन के कारण हुआ है, जिसको हम लोग पश्चिम बंगाल में मालदा गैप द्वारा पृथक मानते हैं। मुख्य रूप से ये
छोटा नागपुर के पठार से अलग हुआ और छोटा नागपुर पठार भी किसका विस्तार है? प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत जो है कि निर्मित हुए किस पीरियड में? तो सेनोजोइक महाकल्प में। कब हुए मेरे प्यारे दोस्तों? सेनोजोइक महाकल्प में। हिमालय और भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत जिसमें सिंधु और गंगा के मैदान के उत्तर के भाग भी, इन सभी का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? क्यों आखिर यहाँ पर ये सबसे अधिक बसावट देखने को मिलती है? क्योंकि यहाँ पे खनन उद्योग का विकास हुआ है और औद्योगिकरण बहुत तेजी से यहाँ पर देखने को मिलता है। धनबाद कोयला खनन और औद्योगिक संस्थान के लिए जाना जाता है। धनबाद में लाल मिट्टी व्यापक क्षेत्र में पाई जाती है जो कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना जनसंख्या के संकेंद्रण का कारण नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है आपका, छोटा नागपुर पठार एक अग्र गंभीर है, एक पदस्थली है, एक गर्त है, एक संप्राय भूमि है। तो ये एक अग्र गंभीर है क्योंकि आगे से ये टूट गया है, मालदा गैप के द्वारा टूट गया है, जो कि मेघालय के पठार से अलग हो गया है। तो जैसे ही आप आगे पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ोगे, मालदा गैप की तरफ, तो वहाँ पे आपको एक विस्तार से विस्तृत रूप में एक खाई देखने को मिलेगी जो कि अग्र गंभीर का हिस्सा माना जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी घाट पर पाट भूमि स्थित है जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है और इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह एक अग्र गंभीर के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर आपसे ABCD यूपीएससी के प्रश्न इस तरीके से बनते हैं। यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है और यहाँ D है। इनके अंकित द्वारा क्रमशः स्थानों को देखना है। अगर आप देखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, आप यहाँ पे देखेंगे कि रिफ्ट घाटी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ मैदान, वर्षा छाया क्षेत्र और छोटा नागपुर का पठार। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, जब ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो ये जो D वाला क्षेत्र है दोस्तों, ये वर्षा छाया क्षेत्र या इसको हम लोग वृष्टि छाया क्षेत्र भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? वृष्टि छाया क्षेत्र, क्योंकि पश्चिमी घाट के इस वाले हिस्से पे तो बारिश बहुत तेज होती है, लेकिन ये जो नीले रंग से मैं रंग रहा हूँ, इधर वाले हिस्से पे बारिश देखने को नहीं मिलती है, मतलब बहुत ही कम मिलती है। तो इसको हम वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे और आपसे पूछा जा रहा है छोटा नागपुर पठार और छत्तीसगढ़ का मैदान। तो देखिए रिफ्ट घाटी वगैरह ये सारी चीज़ें बतानी है, तो C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि ये रिफ्ट घाटी का क्षेत्र हो गया जिसमें आपको सतपुड़ा, नर्मदा, विंध्यन ये वाला क्षेत्र देखने को मिलेगा। फिर छत्तीसगढ़ का मैदान, फिर छोटा नागपुर का पठार, फिर वृष्टि छाया क्षेत्र। तो ABCD इस तरीके से इसको इंडिकेट करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अब ध्यान देने वाली बात है कि मैंने आपको बताया कि अगर कुछ इस तरीके से अरावली है और कुछ इस तरीके से यहाँ पे विंध्यन है और कुछ इस तरीके से यहाँ पे बुंदेलखंड है, तो इनके बीच में कौन सा क्षेत्र बचता है दोस्तों? यही तो मालवा का पठार बचता है। तो A ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। मैंने आपको लोकेशन के साथ याद कराया है ताकि आपके माइंड में एक थियरी बन जाए। अरावली एवं विंध्यन श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली से, दक्षिणी सीमा विंध्यन श्रेणी से, पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार से निर्धारित होती है। अगला प्रश्न, कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य में स्थित है? तो फिर से वही रिपीटेड प्रश्न आ गया, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा मालवा का पठार। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा है 9। दंडकारण्य क्षेत्र। देखिए दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित होगा कहाँ पे? हमने अभी देखा था कि भारत के पूर्वी तट पर यानी पूर्वी घाट पे यहाँ पे दंडकारण्य क्षेत्र होता है, जहाँ ऊपर से ओडिशा आएगा, इधर साइड से छत्तीसगढ़ और इधर साइड से तेलंगाना और यहाँ से आंध्र प्रदेश। मुख्यतः इन्हीं 4 राज्यों में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। तो B ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि MP होगा नहीं, झारखंड होगा नहीं और झारखंड होगा नहीं, तो छत्तीसगढ़ और ओडिशा में ही इसका विस्तार मुख्यतः देखा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, दंडकारण्य क्षेत्र राज्य किसमें स्थित है? ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, चारों में ही है। तो आपका E ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये BPSC री एग्जाम 2020 का एग्जाम है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तरी, मध्यवर्ती, पूर्वी, पश्चिमी। तो आपका C ऑप्शन हो जाएगा कि ये मध्यवर्ती दे रहा है यहाँ पर। चलिए पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के क्षेत्र भी इसमें शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, बिहार के निम्न हिस्सों में से
कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो यहाँ पर पुराने की बात पूछी जा रही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खड़गपुर पहाड़ियाँ। क्या हो जाएगा उत्तर इसका? खड़गपुर पहाड़ियाँ। और बीपीएससी प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया है। खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की हैं, जबकि रोहतास पठार विंध्य क्रम के, उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ तृतीय क्रम की तथा उत्तर गंगा मैदान तो नवीनतम है सबसे अधिक। तो इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? धारवाड़ क्रम की हो जाएगी सबसे पुरानी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो हमने बताया गारो पहाड़ियाँ, खासी और जयंतिया, ये तीनों ही है, जबकि भुवन पहाड़ियाँ इससे अलग है। भुवन पहाड़ियाँ मिजो हिल्स का ही एक भाग है, जो कि मिजोरम के क्षेत्र में देखने को मिलती है और यह पूर्वोत्तर हिमालय का अंग माना जाता है। जबकि गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों पहाड़ियाँ मेघालय पठार के भाग हैं, यानी पहाड़ी क्षेत्र नहीं बल्कि पठारी क्षेत्र के हिस्से होते हैं। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अलबामा हिल स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो बीजापुर अपलैंड के दक्षिण में स्थित है। छत्तीसगढ़ पीसीएस का यह प्रीलिम्स का प्रश्न है। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है तटीय भाग, जिसके अंतर्गत हम लोग पहले भारत की तट रेखा के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक मैप दिखा देता हूँ इंडिया का। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत की जो तट रेखा है उसका विस्तार कहाँ से होता है? यहाँ से शुरू हो जाता है तट रेखा का विस्तार, क्योंकि समुद्री क्षेत्र से जो सीमा साझा करते हैं उन्हीं को हम तटीय क्षेत्र कहते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कुछ इस तरीके से हमारी तट रेखा शुरू हो जाती है और यहाँ तक आपका विस्तार देखने को मिलता है। मैं आपको पहले मैप में दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगा स्टडी करा के। तो जैसे तट रेखा के समीप आप देखेंगे कि गुजरात मिलेगा सबसे पहले, फिर आपको, चलिए मैं पॉलिटिकल मैप में आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा आपका पॉलिटिकल मैप और यहाँ देख रहे हैं ब्लू वाला जो पानी यहाँ से शुरू हो रहा है, मैं इसका कलर बदल लेता हूँ, मैं रेड कलर कर लेता हूँ। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा तटीय क्षेत्र का विस्तार हमारे देखने को मिलता है। और कहाँ तक जाता है? यहाँ पे तो बांग्लादेश आ जाएगा, ये वाला एरिया। तो अब इसमें आप देखेंगे कि गुजरात मिलेगा, महाराष्ट्र देखने को मिलेगा, गोवा मिलेगा, कर्नाटक होगा, केरल होगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि तटीय क्षेत्रों में 9 देश, मतलब 9 राज्य हमारे आते हैं, जिसमें ये आपका वेस्टर्न घाट हो जाएगा, पश्चिमी तटीय क्षेत्र, और ये आपका ईस्टर्न घाट हो जाएगा, यानी कि पूर्वी तटीय क्षेत्र। तो इन्हीं के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास के बारे में, यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं भारत 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है, क्योंकि कुछ इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे तो अरब सागर देखने को मिलता है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी देखने को मिलती है और नीचे आपको हिंद महासागर देखने को मिलता है। तो 3 तरफ ये जो है कि घिरा हुआ है। और भारत के तट रेखा की जो लंबाई है 7516.6 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरी हुई है। तो मैंने क्या बताया, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर, इन तीनों से ही घिरी हुई हमारी मुख्य भूमि के साथ साथ यही हमारी तटीय रेखा मानी जाती है, जिसके अंतर्गत मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भारत की तट रेखा पर 9 राज्य टोटल आते हैं और साथ ही साथ 4 केंद्र शासित प्रदेश भी आएंगे। तो बात करते हैं, शुरू करते हैं। हम लोगों ने कहाँ से शुरू किया था? सबसे पहले हमें गुजरात देखने को मिला। देखिए इसकी लंबाई बस याद रखिएगा, क्योंकि सबसे अधिक जो तटरेखा की लंबाई देखने को मिलेगी वो आपको गुजरात की होगी। और अगर हम यूनियन टेरिटरी को भी इसमें शामिल कर लेते हैं तो अंडमान निकोबार की सबसे अधिक मानी जाती है। लेकिन अगर केवल राज्य की बात करेंगे तो गुजरात होगा। हम प्रश्न को जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे इस डाउट को आपको क्लियर करा दूंगा मैं। तो गुजरात होगा। मैंने यहाँ पे देखिए एक मैप बना देता हूँ आपको। तो यहाँ हमने गुजरात बनाया था, फिर उसके नीचे हमने महाराष्ट्र देखा, यहाँ गोवा देखा, यहाँ कर्नाटक देखा, यहाँ केरल देखा, यहाँ पे तमिलनाडु देखा, यहाँ आंध्र प्रदेश, यहाँ ओडिशा और यहाँ पे वेस्ट बंगाल। तो टोटल राज्य गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यही 9 राज्य होंगे जो क्रम से हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठा तमिलनाडु और सातवां आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और इसके बाद 2 और बचते हैं, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। और अब बात आती है दादर एंड नागर हवेली की बात करेंगे, दमन द्वीप। तो इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो खंभात की खाड़ी होती है यहीं पे आपको दादर नागर हवेली देखने को मिलेगी। जब गुजरात के पास लक्षद्वीप की बात करेंगे तो ये अरब सागर में देखने को मिलते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे लक्षद्वीप हो गया। पुदुचेरी की बात करेंगे तो ये मुख्य रूप से 3 राज्यों में विस्तृत है, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में।
और इसके बाद हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि पश्चिम बंगाल मतलब कि बंगाल की खाड़ी में इस तरीके से विकसित है, जो कि उत्तरी अंडमान यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे ग्रेट निकोबार आता है 6 डिग्री 4 मिनट, जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु यहाँ पे इंदिरा पॉइंट देखने को मिलता है। तो इन सभी की जब हाइट को कवर करते हैं, डिस्टेंस को, तो ये हो जाती है 7,516 किलोमीटर। आप ध्यान देना कि अगर हम यूनियन टेरिटरी और स्टेट दोनों में अगर हम पूछते हैं कि सबसे लंबी तटरेखा किसकी होती है, तो हमें बताना होगा 1962 किलोमीटर किसकी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। और अगर हम केवल राज्यों की बात करें कि स्टेट में किसकी है सबसे अधिक, तो मैंने ऊपर ही आपको बताया कि गुजरात की है, लगभग 1200 कुछ किलोमीटर है। अगर केवल यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो आपका अंडमान निकोबार, लेकिन जब यूनियन टेरिटरी और स्टेट दोनों को मिलाएंगे तो आपकी हो जाएगी किसकी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। आगे चलते हैं, अब हम इसके बारे में और समझते हैं। 26 जनवरी 2020 से दमन दीव और दादर नागर हवेली का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिसका नाम रखा गया दादर नागर हवेली, और दमन दीव एक ही कर दिया गया। भारत की मुख्य भूमि से लगे हुए कुल तट की लंबाई 5,422 किलोमीटर है। मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 2,094 किलोमीटर है। इन दोनों को ही आप जोड़ोगे तो लगभग 7,500 किलोमीटर की डिस्टेंस आती है, क्योंकि मुख्य भूमि का मतलब है 9 राज्य और मुख्य भूमि से दूर का मतलब है 4 यूनियन टेरिटरी। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो 7,500 कुछ किलोमीटर की लंबाई हमारे भारत के तटीय क्षेत्र की हो जाती है। अब जरा हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ देखिए लिखा भी है कि राज्यों में केवल यूनियन टेरिटरी यहाँ पे नहीं पूछ रहा है प्यारे दोस्तों, तो इतनी बात को ध्यान रखना। मैं बहुत फोकस करके आपको ये समझा रहा हूँ ताकि आपका ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न सामान्यतः स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं। राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी होती है और सर्वाधिक छोटी तटरेखा आपकी गोवा राज्य की होती है। किसकी, गोवा की। तो आइए देखते हैं हम लोग जरा यहाँ पर। आप ये देखेंगे कि गुजरात की जो तटीय सीमा है कुछ यहाँ से शुरू होके कुछ यहाँ पे आके खत्म होती है, और यहीं पे आपको दादर नागर हवेली वगैरह देखने को मिलती है। तो गुजरात हो गया। यहाँ आपको महाराष्ट्र देखने को मिल रहा है, जो यहाँ से शुरू होके यहाँ जा रही है। यहीं पे छोटा सा गोवा है, जो कि सबसे छोटा क्षेत्र इसी का देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे आपको कर्नाटक देखने को मिलेगा, फिर आपको केरल देखने को मिलेगा, ऊपर आप तमिलनाडु को देखेंगे, फिर आंध्र प्रदेश देखेंगे, उसके ऊपर आप उड़ीसा देखेंगे और उसके ऊपर आप पश्चिम बंगाल देखेंगे। तो ये वो तटीय क्षेत्र हैं। और साथ ही साथ अगर मैं आपको दिखाऊं, द्वीपों की बात करें, तो ये आपको जो देखने को मिल रहा है वो आपको लक्षद्वीप देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको दादर नागर हवेली देखने को मिलेगी। ये वाला एरिया बंगाल की खाड़ी में, ये आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के क्षेत्र में आपको पुदुचेरी भी देखने को मिलेगा, जो कि 3 राज्यों में विस्तारित है। चलिए तो अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ जल रेखा के बारे में हम बात करेंगे, जो कि हम देखते हैं अंतः स्थल से सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली एक सीधी रेखा को हम आधार रेखा कहते हैं, और किसी भी देश की प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर भी कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर की जो दूरी होती है वो आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो कि 12 समुद्री मील होती है। अभी आपको नहीं समझ में आएगा तो अभी मैं आपको बताता हूँ। इस क्षेत्र का उपयोग भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है, मतलब यहाँ पे वो कानूनी, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हर प्रकार के अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं समीपस्थ मंडल जो कि कॉन्टिजियस जोन होता है, इसका विस्तार आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील होता है, समुद्री मील। और इस क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क वसूली, वित्तीय अधिकार प्राप्त होते हैं। किसी भी देश को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अर्थात अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक होता है। इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान करने की छूट मिली हुई है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर मैं बात करूँ, मैं एक भारत का नक्शा कुछ इस तरीके से रफली बनाता हूँ, मान लीजिए, तो आपको क्या लगता है ये भारत का नक्शा एकदम सीधा होगा क्या? यहाँ पे ऐसा तो नहीं है, लेकिन जब आप तट रेखा के नज़दीक जाएंगे, तटीय क्षेत्रों पे जाते हैं, समुद्र के आसपास, तो आपको कैसा देखने को मिलता है भारत? कुछ इस तरीके से कटा फटा। देखिए मैं बना देता हूँ, इस तरीके से कुछ कटा फटा जो है कि भारत देखने को मिलता है, और इस तरीके से हम भारत का विस्तार को ऐसे करके देख पाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक एरिया यहाँ इतना बाहर आया हुआ है और एक एरिया इतना अंदर हो गया, फिर एक बाहर आया हुआ है। तो इसी तरीके से देखेंगे आप, ये देखिए भारत की वास्तविक स्थिति तो कुछ ऐसी है, इवन कि भारत ही नहीं किसी भी देश की स्थिति ऐसी होती है। तो जो सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है वहाँ की एक सीधी रेखा मान ली जाती है आधार रेखा, और इससे 12 किलोमीटर की दूरी अगर हम समुद्र में चलेंगे, जहाँ पे
किसी भी भारत के क्षेत्र का या किसी भी देश का पूरा अधिकार होता है। फिर इसके और आगे चलेंगे समीपस्थ में तो ये 24 किलोमीटर हो गया, क्योंकि 12 ये यहाँ पे भी कुछ अधिकार होते हैं। और इसके और आगे चलेंगे हम यहाँ तक तो ये 200 किलोमीटर की रेंज हो जाती है। लेकिन इन सभी की गणना आधार रेखा से ही हम करते हैं। तो आप इतनी बातों को समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए, स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य सागरीय जल को आंतरिक जल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि कहीं कहीं पे ये जो स्थलीय भाग है और इस आधार रेखा के बीच में ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला थोड़ा क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? आंतरिक जल कहलाएंगे, यानी इंटरनल वाटर भी कहलाते हैं ये सभी। तो चलिए अब हम इसके प्रश्न कोश को कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना कि पहाड़ों की ऊंचाई, या आप किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो उस रेलवे स्टेशन पे आपको 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे उस रेलवे स्टेशन का इंग्लिश में नाम देखने को मिलेगा, यहाँ हिंदी में देखने को मिलेगा, यहाँ उर्दू में देखने को मिलेगा, और यहाँ पे कोने में आपको लिखा होगा समुद्र तल से ऊंचाई या समुद्र की गहराई से ऊंचाई। तो ये डेली लाइफ में आपने सभी लोगों ने कभी ना कभी रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म का दौरा किया होगा। आप घर जाते होंगे, लेकिन किसी ने भी इस छोटी चीज़ को नोटिस शायद नहीं किया होगा। बस अपना नाम पढ़ा कि हाँ हम इस ज़िले पे आ गए, अपने इस रेलवे स्टेशन पे उतरा और घर चले गए। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने अभी तक नोटिस नहीं किया, तो आप ज़रूर देखिएगा बड़े बड़े रेलवे स्टेशन पे लिखा होता है समुद्र से ऊंचाई। तो वो समुद्र का कौन सा हिस्सा होगा जहाँ से इसकी ऊंचाई मापी जाती है? क्या वो गुजरात का क्षेत्र होगा, या आंध्र प्रदेश का क्षेत्र होगा, या कन्याकुमारी का क्षेत्र होगा, या कर्नाटक का क्षेत्र होगा? तो यही पूछ रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, चेन्नई से इसकी मापन की जाती है। अब आप समझ गए होंगे, आपके डेली लाइफ से जोड़ कर मैं इन चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ, जिससे आप लोग कभी भी भूले ना इन चीज़ों को। अगला प्रश्न है आपका, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना होता है? तो भाई प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार आपका 12 नॉटिकल मील होता है, उससे कम नहीं होता है। किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो सामान्यतः 12 नॉटिकल मील की होती है। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई का जो भाग है वो कितना है? कुल लंबाई की बात का मतलब हो गया 7500 किलोमीटर, जिसमें स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरीज इन दोनों को ही कवर किया गया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसकी तट रेखा 7516 किलोमीटर लंबी है, इसलिए निकटतम जो विकल्प था 7500, इसको सही माना गया। भारत की तट रेखा कितनी लंबी है? तो यहाँ पे आप देखें कि इतनी कम तट रेखा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2018 में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? और मैं जब ये पॉइंट पढ़ा रहा था गुजरात और अंडमान निकोबार, तो यहाँ पर ध्यान देना कि ऐसे प्रश्न यूपी पीसीएस पूछ रहा है तो आपसे गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। मान लीजिए इसी में वो ऑप्शन दे देता आपको अंडमान निकोबार, और आप जल्दी से लगा के आते कि सर मैंने तो 1900 किलोमीटर इसकी पढ़ी थी, गुजरात की लगभग 1200 किलोमीटर, तो मुझे अंडमान समझ में आ गया। लेकिन आप प्रश्नों पर ध्यान दीजिए कि इसने केवल राज्यों के बारे में पूछा है, यूनियन टेरिटरी नहीं पूछा है, तो आपका उत्तर गुजरात होना चाहिए, न कि अंडमान। अगर वो स्टेट वर्सेज यूनियन टेरिटरी में से पूछता तो आपका अंडमान उत्तर हो सकता था। तो इस छोटे से पॉइंट पे मैंने फोकस किया है, क्योंकि ये प्रश्न बार बार आपको देखने को मिलेगा अभी, तो आप याद रखिएगा ये प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि कंफ्यूजिंग आर्टिकल होते हैं। इसीलिए भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर है, जिसमें 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश शामिल होते हैं। राज्यों की बात करें तो गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा होती है, जबकि गोवा की सबसे छोटी तटरेखा होती है। और अगर हम यूनियन टेरिटरी को जोड़ेंगे तो आपका किसकी तटरेखा सबसे बड़ी होगी? अंडमान निकोबार की। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? आंसर हो जाएगा गुजरात, और यहाँ राज्य पूछा जा रहा है। प्रश्न को देखिए, 2014 एमपी, उत्तराखंड 2006, उत्तराखंड 2006, यूपी यूडीए 2006 और यूपी पीसीएस 2007। तो आप देख रहे हैं इस प्रश्न की, इसीलिए मैंने इस प्रश्न पे ज़्यादा फोकस किया है। और आगे आप अगर आरओ का एग्जाम देखेंगे प्री 2016, उसमें भी यह पूछा गया कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बी, गुजरात होना चाहिए। भारत के कितने तट राज्य जो है कि तट रेखा से लगे हुए हैं? कितने राज्य लगे हुए हैं? तो टोटल 9 हमारे लगे हुए हैं। कितने लगे हुए हैं? टोटल 9 लगे हुए हैं। आईएएस प्रीलिम 2008, यूपी आरओ 2014 और यूपी आरओ 2017। देखिए 2 बार ये प्रश्न रिपीट किए जा रहे हैं, तो ऐसे में आरओ 2023 में भी यह प्रश्न रिपीट होने के चांसेस
रहेंगे। इसीलिए ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल गलत नहीं करना है। और आप लोग बहुत सारे कमेंट करके पूछते हैं कि सर ये राजस्थान पीसीएस के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं घटना, एमपी के लिए है कि नहीं है, बीपीएससी 69वीं के लिए है कि नहीं, आरओ के लिए है कि नहीं। तो ध्यान देना मेरे दोस्तों, इसके कवर पेज पे जरूर लिखा हुआ है कि इसने यूपी पीसीएस के प्रश्नों को शामिल किया है, लेकिन अंदर आप ये मान के चलिए कि बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, एमपी और आपका यूपीएससी, यूपी पीसीएस, आरओ सभी के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल सीरीज है। इसलिए आप लोग अगर इसे मिस करोगे तो ये आपकी गलती होगी, आपका रिस्क होगा। हमारे चैनल के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें लाइव दी जा रही है, सब चीज़ें अपडेट दी जा रही है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप क्लास को रेगुलर करें और रेगुलर उससे अपडेट रहें। पीडीएफ के लिए मैंने बता ही दिया है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, वो व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहाँ से आप इसे ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था, किसका था? तो हिंद महासागर को रत्नाकर नाम भी कहा जाता था पहले हिस्टोरिकल सोर्सेस में। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक साक्ष्यों में हिंद महासागर को रत्नाकर यानी कि ज्वेल ऑफ माइन, मोतियों का हार कहा जाता था। अब यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तटीय अपरदन की बात करेंगे तो सर्वाधिक तटीय अपरदन लहरों के द्वारा होता है, क्योंकि ये जिस तरीके से अगर मैं तट आपको दिखाऊं और यहाँ से समुद्र बार बार जो है कि लिहोरे मारता रहता है, तो इस तरीके से आप देखो कि ये तट को बार बार काटता फाटता रहता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, लहरों से ज़्यादातर ये कटते हैं। बात करें तटीय अपरदन में समुद्री लहरों, ज्वार भाटा, धाराओं, सुनामी लहरों तथा मानवीय क्रियाकलापों आदि की मुख्य भूमिका होती है। इनमें से सर्वाधिक तटीय अपरदन लहरों के द्वारा ही होता है। तो अब हम शुरू करेंगे पूर्वी और पश्चिमी तट। अब जरा एक बार फिर से आपको मैप में दिखा देता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि पश्चिमी तट की बात करेंगे तो ये गुजरात से शुरू होते हुए कहाँ तक जाएगा? केरल तक जाएगा, इवन कि तमिलनाडु तक जाएगा, क्योंकि पश्चिमी तट का विस्तार आपके केरल तक देखने को मिलता है। कहाँ? सॉरी, तमिलनाडु तक देखने को मिलता है। ये वाला एरिया यहाँ तक देखिए, ग्रीन वाले एरिया तक आया। और पूर्वी तट की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु होते हुए ये आपका पूर्वी तट हो गया, जिसमें आपको बंगाल की खाड़ी देखने को मिलेगी। और ये आपका पश्चिमी तट हो गया, जिसमें आपको अरब सागर और लक्षद्वीप जैसे यूनियन टेरिटरी देखने को मिलेंगी। तो इसी की बात हम करेंगे, अलग अलग पूर्वी और पश्चिमी तट की बात हम लोग डिटेल से करेंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं हम लोग डिटेल से इसको समझने पे। पूर्वी और पश्चिमी तट, भू आकृतिक आधार पे भारत के तटीय मैदान को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक तो होता है गुजरात या काठियावाड़ का तटीय मैदान, दूसरा होता है पश्चिमी तटीय मैदान और तीसरा होता है पूर्वी तटीय मैदान। तो तीनों भागों की बात करेंगे तो गुजरात तटीय मैदान गुजरात एवं दादर नागर हवेली, दमन द्वीप के तटीय भागों में विस्तृत है। इसका विस्तार केवल गुजरात के इसी क्षेत्र में स्थित है, जिसमें साबरमती, माही आदि नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है। यानी यहाँ पे जो नदियाँ हैं मुख्य रूप से साबरमती और माही, यही जो है कि निक्षेपों को ले आके निर्मित करती हैं। इसके दक्षिण में अरब सागर एवं पश्चिम में काठियावाड़ प्रायद्वीप भी स्थित है। भारत का पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। यानी कह सकते हो आपकी कुछ इस तरीके से, ये आपका पश्चिमी घाट है और ये पश्चिमी तट है और ये अरब सागर है यहाँ पे, तो इसी के बीच स्थित है। और इस तट को भी 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अगर हम बात करें तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट के रूप में जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कोंकण तट के रूप में, जो कि महाराष्ट्र से शुरू होकर गोवा तक जाता है। फिर मध्य भाग को कर्नाटक तट या कनारा तट भी कहते हैं, या कन्नड़ तट भी कभी कभी कहा जाता है। और फिर दक्षिणी भाग में मालाबार तट देखने को मिलता है केरल के समीप। कनारा तट का जो विस्तार है वो गोवा से मंगलुरु तक होता है, जबकि मालाबार तट का विस्तार मंगलुरु से कन्याकुमारी तक होता है। तो कनारा को कभी कभी कन्नड़ तट के रूप में भी जाना जाता है। आगे बात करेंगे हम पूर्वी तटीय मैदान की, जो कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा द्वारा निर्मित होने के कारण बड़ा ही उपजाऊ है। इसीलिए पूर्वी क्षेत्रों में इन नदियों के विस्तार की वजह से वहाँ पे जलोढ़ों के निक्षेप निर्मित हुए, जिससे वहाँ पे जो मैदान बना वो बहुत ही उपजाऊ मैदान बना। इसमें महानदी, कृष्णा नदियों के बीच के मैदान को हम उत्तरी सरकार कहते हैं, नॉर्दर्न साइकर्स कहते हैं। और कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिण प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश से लेकर फॉल्स डीबी बिंदु यानी तमिलनाडु के केप कमोरी तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। मुख्यतः कोरोमंडल तट कृष्णा और कावेरी नदियों के मध्य में स्थित है, अर्थात कि पूर्वी तटीय क्षेत्र में देखने को मिलता है, जबकि मालाबार आपको केरल की ओर देखने को मिलेगा। महानदी डेल्टा क्षेत्र उत्कल मैदान कहलाता है। भारत के पश्चिमी तट,
पर स्थित प्रमुख बंदरगाहों की बात करेंगे तो मुंबई मिलेगा आपको महाराष्ट्र में, कांडला मिलेगा गुजरात में, मुर्मुगांव मिलेगा गोवा में, जवाहरलाल नेहरू मिलेगा महाराष्ट्र में, जंजीरा मिलेगा महाराष्ट्र में, उडुपी मिलेगा कर्नाटक, कोचीन मिलेगा केरल में और न्यू मंगलौर मिलेगा कर्नाटक में। तो ये आपके जो पत्तन वाले एरिया हैं, पोर्ट वाले यानी बंदरगाह, तो ये भी आपको पता रहने चाहिए। और इसी तरीके से भारत के पूर्वी तट पर भी स्थित कुछ प्रमुख बंदरगाह जैसे कि विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, हल्दिया पश्चिम बंगाल, पारादीप ओडिशा में, एन्नौर तमिलनाडु में और न्यू तूतीकोरिन ये भी तमिलनाडु में ही है। तो अब हम चलते हैं, इसके पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। भारत के पश्चिमी तटीय निम्नलिखित शहरों पर विचार कीजिए। उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम क्या होगा? अगर आपने पढ़ा होगा, अभी मैंने आपको पढ़ाया, तो आप कुछ ना कुछ इससे आइडिया लगा सकते हो। देखिए, जंजीरा हमने कहाँ पढ़ा? महाराष्ट्र में पढ़ा, और महाराष्ट्र ऊपर होगा। नागरकोइल आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, ये नीचे होगा। सिंधुदुर्ग और कन्नूर, अगर ये क्लियर नहीं है तो कन्नूर आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा और शायद सिंधुदुर्ग आपको आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में होगा। तो आइए इसका हम विस्तार देख लेते हैं। नहीं, जंजीरा तो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है, सिंधुदुर्ग आपके महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में है, कन्नूर केरल के कन्नूर जिले में और नागरकोइल तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, आपको यूपीएससी पूछा जा रहा है 1996 का। आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग, सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सूनी सड़कें, उजड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। यह जो पंक्ति दी गई है किस तट के बारे में कही जा रही है? तो ये तमिलनाडु के तट के बारे में कही जा रही है, क्योंकि डेनमार्क वासियों का जो सबसे अधिक निवास स्थान था वो तमिलनाडु के तट पर ही था। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि तमिलनाडु तट पर अवस्थित तरंगमबाड़ी डेनमार्क से संबद्धता के लिए विख्यात है। न्यू जेरूसलम चर्च, जिरवेन चर्च आदि यहाँ की प्रमुख इमारतें हैं जो डेनमार्क निवासियों ने बनवाई थी। डेनमार्क निवासी यहाँ 1620 में आए थे। 1845 में डेनमार्क ने यह बस्ती अंग्रेजों को बेच दी थी। अब यहाँ पे दिए हुए मानचित्र को आपको गौर से देखना है। अगर आप यहाँ पे गौर से देख पा रहे होंगे तो ये कुछ इस तरीके से, मैं जो ऐसे करके बनाता हूँ भारत का नक्शा, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा और ये नीचे श्रीलंका लटक रहा है। तो ये वाले क्षेत्र कौन से हो गए मेरे प्यारे दोस्तों? ये आपका हो गया अरब सागर, और ये वाला क्षेत्र कौन सा हो गया? ये बंगाल की खाड़ी हो गई, और नीचे वाला क्षेत्र क्या हो गया? ये हिंद महासागर हो गया। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं, क्या पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न के बारे में। तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत के तटीय क्षेत्र पर ये भाग द्योतित करते हैं किस चीज को? समुद्र तटीय प्रदूषण क्षेत्र के बारे में, या लवण गहनता सम्मान रेखा, या वे क्षेत्र जिन पर प्रभुसत्ता का विस्तार है, या अंतर्जलीय उच्चावच रेखा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अंतर्जलीय उच्चावच रेखा को दिखाते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं, जो मानचित्र में भारत के तटीय क्षेत्रों समेत सागर की गहराई को प्रदर्शित करने वाली अंतर्जलीय उच्चावच रेखा का चित्रांकन किया गया है, जो कि क्रमशः तट से सागरी नीतल की ओर उनकी गहराई को प्रदर्शित कर रही है। और इस आधार पर सागरी क्षेत्र में 4 प्रमुख उच्चावच मंडल पाए जाते हैं, जो कि महाद्वीपीय किनारे से सागर की गहराई की ओर क्रमशः महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल और गहरा सागरी मैदान और सागरी गर्त पाए जाते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, लोअर पीसीएस का है। भारत वर्ष के निम्न शहरों पर विचार कीजिए और कूट से ज्ञात करें इनमें पश्चिमी तट पर अवस्थित कौन कौन से हैं। तो ध्यान देना, उडुपी की बात करेंगे तो ये आपका कर्नाटक में आता है। तूतीकोरिन की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु में आता है। ओरुविले की बात करेंगे तो पुदुचेरी में आता है। जंजीरा की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र में आता है। तो देखिए, तूतीकोरिन तमिलनाडु और ओरुविले पुदुचेरी ये दोनों ही आपके पूर्वी तट पर देखने को मिलेंगे। प्रश्न आपसे पूछ रहा है पश्चिमी तट पे, तो जंजीरा और उडुपी ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जंजीरा की बात करेंगे तो महाराष्ट्र, उडुपी की बात करेंगे कर्नाटक, ओरुविले की बात करेंगे तमिलनाडु और पुदुचेरी की सीमा पर कोरोमंडल तट पर। तूतीकोरिन की बात करेंगे तो तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। तो जंजीरा और उडुपी यही दोनों पश्चिमी घाट पर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे सागर पुलिन है और राज्य है, इनका मिलान करना है। देखिए, दीघा, गोपालपुर, कलांगुट, मरीना। तो आइए आगे बढ़ते हुए इसकी हम सीधे व्याख्या को देख लेते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि दीघा जो है आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा, गोपालपुर ओडिशा में, कलांगुट गोवा में और मरीना तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है,
तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो ध्यान देना कि कोरोमंडल इसका सही उत्तर हो जाएगा। मालाबार आपको केरल के पास देखने को मिलता है, कोंकण आपको कर्नाटक के पास देखने को मिलेगा और उत्तरी सरकार आपको ओडिशा के पास देखने को मिलेगा। तो ये सारे ऑप्शंस भी आपको याद रखना है और राजस्थान के पेपर को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो अब आप लोग ये मत पूछिएगा कमेंट बॉक्स में कि सर ये राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। यही सारे टॉपिक होते हैं दोस्तों, जीएस का कोई अलग से सिलेबस नहीं है। आप पूरे भारत में कोई भी एग्जाम देंगे यही सारे जीएस होते हैं, आपको ये पढ़ना चाहिए किसी भी राज्य की आप चाहे पीसीएस की परीक्षा दे रहे हो। तो कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फॉल्स डीवी बिंदु से तमिलनाडु के केप कमोरिन तक होता है। अगला प्रश्न, तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है क्या? कोरोमंडल तट कहलाता है। ठीक है, कोंकण तट आपका क्या कहलाएगा? कर्नाटक का कहलाएगा। सरकार तट यानी उत्तरी सरकार की बात हो रही है तो ये ओडिशा का हो जाएगा। मालाबार की बात करें तो ये केरल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बार बार रिवीजन करते रहना है। फिर अगला यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया है कि निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा और केप कमोरिन के मध्य स्थित है? तो कोरोमंडल तट, क्योंकि आप केप कमोरिन का मतलब हो गया कन्याकुमारी तक आ चुके हैं। कोंकण तट में फिर से बता दूं कर्नाटक की बात हो रही है। उत्तरी सरकार का मतलब उड़ीसा की बात होगी और मालाबार की बात करेंगे तो केरल की बात करेगा। तो ये बार बार रिपीट हो रहा है प्रश्न, आपको ऑप्शन भी आप देखेंगे रिपीट हो रहा है। निम्नलिखित में से किसे केप कमोरिन के नाम से जानते हैं? तो कन्याकुमारी को केप कमोरिन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है उसकी अगर हम बात करें तो पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग की बात हो रही है। कर्नाटक तट होगा नहीं, मालाबार होगा नहीं क्योंकि ये दोनों ही नीचे हैं। आपका कोंकण तट हो जाएगा जो कि गोवा और आपके कर्नाटक की रेंज में देखने को मिलता है। तो आप देखेंगे कि पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण है, इसके उत्तरी भाग को कोंकण तट, दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान को उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तट और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये तो थे आपके तटीय क्षेत्र के बारे में, और अब हम लोग द्वीप समूह के बारे में बात करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि इस क्लास में हम लोग नहीं करेंगे, जिसमें हम आगे की क्लास में बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप समूह होंगे, जो स्पेशली अंडमान निकोबार द्वीप समूह होंगे उसकी बात करेंगे। और साथ ही साथ जब हम अरब सागर के द्वीप समूहों की बात करेंगे तो उसमें मुख्य रूप से हम लोग लक्षद्वीप की बात करेंगे और पुदुचेरी की, साथ ही साथ दादर नागर हवेली की भी बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और प्लेलिस्ट में आप देखेंगे कि आपके लिए बहुत सारा कंटेंट आपके एग्जाम को ध्यान में रख के कराया जा रहा है, फिर चाहे वो विजन आईएएस की मंथली मैगजीन हो या फिर साइंस की घटना चक्र, या साथ ही साथ आप ज्योग्राफी की, और अब हम लोग जल्दी टेस्ट सीरीज को भी शुरू करेंगे। अभी जो है कि नोटिफिकेशन नहीं आया है तो हम लोग आरओ, यूपीपीसीएस और यूपीएससी इन सभी की टेस्ट सीरीज को वीकली जो है कि 2 बार करेंगे, हफ्ते में 2 दिन रखेंगे, बाकी दिन जो है कि तैयारी करते रहेंगे, ताकि टेस्ट पेपर के माध्यम से अपनी तैयारी को भी हम चेक करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।